नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर से जुड़े कई जिलों में पेट्रोल डीजल संकट गहराता दिखाई दे रहा है। कई पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो चुका है और जहां ईंधन मिल रहा है वहां लंबी कतारें लग रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर तेल जा कहां रहा है। दरअसल भारत में लगभग 100 रुपए लीटर बिकने वाला पेट्रोल नेपाल पहुंचते पहुंचते 135 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। यानी प्रति लीटर लगभग 35 से 40 रुपए का सीधा फायदा। यही प्राइस डिफरेंस अब भारत नेपाल सीमा पर एक बड़े इनफॉर्मल फ्यूल नेटवर्क को जन्म दे रहा है। बाइकों में ड्रम बांधकर, छोटे टैंकरों और पिकअप वाहनों पे स्टोरेज बनाकर ग्रामीण रास्तों, खेतों और जंगलों के जरिए तेल जो है वो नेपाल पहुंचाया जा रहा है। अब यह केवल एक स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि ये मुद्दा मुद्दा जो है वो बॉर्डर इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंसी और प्रशासनिक चुनौतियों से जुड़ चुका है। आज इसी मुद्दे के ऊपर हम विस्तार पूर्वक आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश का पेट्रोल डीजल नेपाल वाले ले जा रहे हैं। 100 का तेल 135 रुपए में बेच रहे हैं। बॉर्डर के 7 जिलों में ज्यादातर पंप जो हैं वो बंद हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल की मार जो है वो सब जान रहे हैं। जिस प्रकार से जो है वो ईरान का मुद्दा, ईरान अमेरिका का युद्ध और जिस प्रकार से ये खाड़ी देशों में जिस तनाव देखने को मिल रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं वो केवल भारत नहीं, लेकिन भारत के अगल बगल पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पूरे विश्व में जो है एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बन चुकी है। और इन्हीं समस्याओं के बीच में अगर हम बात करें तो हाल के दिनों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिला है, और इसका पहला शुरुआत अगर हम बात करें तो 2022 का समय आप ले सकते हैं, जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, पश्चिम एशिया में तनाव, उसके बाद फिर ओपेक प्लस की प्रोडक्शन पॉलिसी और ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण कई देशों में फ्यूल के प्राइसेस जो है वो बहुत तेजी से बढ़े। भारत और नेपाल दोनों साउथ एशियन इकोनॉमी जो हैं और एक वैश्विक तेल संकट से ये दोनों के दोनों प्रभावित भी हैं। लेकिन दोनों देशों की नीति और आर्थिक क्षमता अलग होने के कारण परिणाम भी जो है वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। भारत की स्थिति यह है कि भारत ने घरेलू स्तर पर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और जनता को राहत देने के लिए कई कदम उठाए। जैसे केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, कुछ राज्यों ने वैट कम किया है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर कीमतें सीमित रखने का जो है वो दबाव बनाया जा रहा है, रूस से डिस्काउंटेड क्रूड इंपोर्ट किया जा रहा है, और इसी कारण भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में अपेक्षाकृत जो है वो नियंत्रित देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले 10 दिनों में भारत में भी तेल की कीमतों में 4 बार जो है वो बदलाव हो चुका है। वहीं नेपाल के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो नेपाल की पूरी तरह आयातित ईंधन के ऊपर उसकी निर्भरता है। नेपाल के अधिकांश पेट्रोल पंप भारत से इंपोर्ट होते हुए तेल को जो है वो सेल करते हैं, और उसकी प्राइसिंग मैकेनिज्म जो है वो सीधे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और इंडिया सप्लाई चेन के ऊपर जो है वह निर्भर है। हाल में पेट्रोल की कीमतों में लगभग अगर हम बात करें तो 38% की वृद्धि हुई है, और डीजल में अगर हम बात करें तो 59% की वृद्धि हुई है। नेपाल ऑयल निगम के अनुसार पेट्रोल जो है वो नेपाल में नेपाली रुपए के हिसाब से 218 रुपए और डीजल 222 रुपए नेपाली रुपए के हिसाब से चल रहा है। अगर हम वही भारत के बारे में बात करें तो भारत से जो तेल वहां जा रहा है, जो ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से जा रहा है, वो 135 रुपए प्रति लीटर और डीजल 138 रुपए प्रति लीटर जो है वो बेचा जा रहा है। यानी भारत की तुलना में लगभग 35 से 40 रुपए प्रति लीटर जो है वो ब्लैक मार्केटिंग करके नेपाल में जो है भेजा जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये हो रहा है कि इस मूल्य अंतर ने भारत नेपाल सीमा क्षेत्रों में कई समस्याएं जो है पैदा कर दी हैं। नेपाल में इन्फ्लेशन प्रेशर है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में वृद्धि हुई है, टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी पर असर पड़ा है, और भारत पर बढ़ती फ्यूल डिपेंडेंसी जो है विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश से सटे नेपाल के बॉर्डर क्षेत्रों में सस्ता भारतीय ईंधन नेपाल ले जाने की घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं। और ये केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है साथियों, बल्कि साउथ एशिया के क्षेत्रीय निर्भरता की जो राजनीति है उसको भी दिखाता है। नेपाल साथियों एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भारत के ऊपर अत्यधिक निर्भर है। अल्टरनेटिव सप्लाई रूट्स विकसित नहीं कर पाया अभी तक नेपाल। चाइना डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी के बावजूद फ्यूल सेक्टर में इंडिया सेंट्रिक अभी तक नेपाल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर अगर हम भारत की बात करें तो अपनी रिफाइन कैपेसिटी भारत ने बढ़ाई है, स्ट्रेटेजिक ऑयल इंपोर्ट जो है उसको डाइवर्सिफाई किया है, सब्सिडी मैनेजमेंट और टैक्स फ्लेक्सिबिलिटी का उपयोग किया है। इससे भारत क्षेत्रीय एनर्जी स्टेबलाइजर के रूप में जो है उभरा है।
भारत और नेपाल के बीच में अगर हम फ्यूल प्राइस गैप के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो केवल टैक्स या सब्सिडी का अंतर नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों की आर्थिक क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा, जियोपॉलिटिकल पोजिशनिंग और पॉलिसी मैनेजमेंट का भी अंतर दिखाई देता है। और आने वाले समय में यदि क्रूड प्राइस ऊंची बनी रहे तो नेपाल में महंगाई, सीमा पर तस्करी और भारत पर डिपेंडेंसी जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। आप अपने स्क्रीन पर ये साथियों मैप देख रहे हैं। अगर नेपाल को टच करता हुआ बॉर्डर देखें तो यहाँ उत्तराखंड, इधर उत्तर प्रदेश, इधर बिहार, इधर पश्चिम बंगाल और इधर सिक्किम दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत के 5 राज्य जो है वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सबसे जो लंबी सीमा है वो आपको उत्तर प्रदेश की दिख रही है और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। दूसरा ये मैदानी क्षेत्र है। नेपाल में जिस प्रकार से बढ़ता फ्यूल प्राइस का सबसे बड़ा असर जो है वो कहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। आइए थोड़ा सा मैप में हम इसको और भी अच्छे से देख लें और फिर इसके बाद इसको समझते हैं। साथियों, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अगर हम सीमा की बात करें तो श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर और बस्ती, ये जो जिले आपको देखने को मिल रहे हैं, इधर अगर आप चले जाएं तो पीलीभीत का एरिया है, लखीमपुर खीरी का एरिया है, बहराइच का एरिया है। इन जिलों में भारतीय पेट्रोल और डीजल जो है वो सीधे क्या किया जा रहा है, नेपाल भेजा जा रहा है। कारण क्योंकि नेपाल की तुलना में काफी सस्ता है और सीमा पार तस्करी जो है इसके कारण बहुत तेजी से बढ़ गई। पूरा नेटवर्क जो है अगर इसको हम समझें तो समझिए ये कि यूपी में पेट्रोल पंपों में बड़े मात्रा में जो है वो क्या किया जा रहा है, ईंधन को खरीदा जा रहा है, बल्क परचेज किया जा रहा है। तेल को छोटे छोटे टैंकरों, पिकअप वाहनों, बोलेरो, बाइक, ट्रैक्टर ट्रॉली में जो है वो स्टोर किया जा रहा है। और स्टोर करने के बाद जो है वो क्या किया जा रहा है, स्टोर करने के बाद इसे नेपाल पहुंचाया जा रहा है। अगर हम बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर में एक जगह है जिसका नाम है पिपराही और गधा बॉर्डर। वहां जंगल और कच्चे रास्तों से जो है वो सप्लाई हो रही है। सिद्धार्थनगर की हम बात करें तो बढ़नी बॉर्डर है, जो छोटे टैंकर और बाइक से यहां सप्लाई हो रही है। महाराजगंज की बात करें तो सोनौली बॉर्डर है, जो सबसे बड़ा रूट है और ज्यादातर सप्लाई यहीं से हो रही है। बस्ती गोरखपुर के ग्रामीण रास्ते से भी जो है वो बहुत तेजी से जो है ये एक्टिविटी बढ़ी। आपके स्क्रीन पर साथियों ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत का जो है वो पेट्रोल और डीजल का रेट जो है वो 24 मई का रेट आपको देखने को मिल रहा है। और कुल मिलाकर बात करें तो इसके बाद की स्थिति जो है वो और ज्यादा जो है वो खराब हो रही है ना। तो कुल मिलाकर हमने कहा कि तेल को जो है वो क्या किया जा रहा है, छोटे टैंकर, पिकअप वाहन, बोलेरो, बाइक, ट्रैक्टर ट्रॉली में स्टोर किया जा रहा है और उसके बाद जो है वह मुख्य हाईवे के बजाय जो है वो गांव के रास्तों से, नदी किनारों से, जंगल के रास्तों से जो है वो क्या किया जा रहा है, बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है। नेपाल में मौजूद जो भी स्थानीय एजेंट है वो इसे रिसीव करके उसको आगे सप्लाई कर रहा है और इसके बाद यही तेल नेपाल के शहरों और कस्बों में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। साथियों, भारत और नेपाल के बीच ईंधन की कीमतों का अंतर ही इस पूरे नेटवर्क का असली वजह है। अगर हम बात करें तो भारत में जो पेट्रोल 100 रुपए के आसपास मिल रहा है, वही अगर नेपाल में बात करें तो 135 रुपए पर लीटर में भारतीय मुद्रा की बात कर रहा हूं। मतलब कुल मिलाकर आपको 35 रुपए का अंतर देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति 1000 लीटर तेल जो है वो रोज अगर क्रॉस करा दे तो आप समझ लीजिए कि उसको 35,000 रुपए का जो है वो लाभ हो रहा है। यानी कि एक ट्रिप में वो 35,000 रुपए का मार्जिन जो है वो बना सकता है और यही वजह है कि यह गतिविधि लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने स्क्रीन पर इसको समझिए। यानी कि कुल मिलाकर एक बीच में अगर हम हैंडलिंग चार्ज लेते हैं, कमीशंस ले लेते हैं, सारी बातों को अगर हम ले लेते हैं तो ठीक ठाक जो है वो अपना प्रॉफिट जो है वो बना रहा है। साथियों, नेपाल की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी ये है कि उसकी एनर्जी डिपेंडेंसी जो है वो आज भी भारत के ऊपर है। नेपाल अपनी लगभग पूरी पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट के लिए भारत के ऊपर 100% निर्भर है। नेपाल के पास बड़े ऑयल रिजर्व नहीं है, रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित है और समुद्री बंदरगाह भी नहीं है, इसलिए वो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर निर्भर रहता है। वहीं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में अगर हम बात करें साथियों तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इस पूरे एनर्जी नेटवर्क का जो है वो बैकबोन है। पूरी प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार चलती है कि भारत क्रूड ऑयल जो है वो अन्य देशों से लेता है, भारत के रिफाइनरीज जो है उसको रिफाइन करते हैं, फिर फ्यूल को जो है वो पाइपलाइंस और टैंकर के जरिए नेपाल भेजा जाता है। नेपाल ऑयल निगम जो है वो सप्लाई चेन को काफी हद तक भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ के रखा हुआ है। भारत ने हाल के वर्षों में अगर हम बात करें तो नेपाल के साथ एनर्जी के क्षेत्र में अगर देखें तो एनर्जी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया है। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो
ये मोतिहारी है और मोतिहारी से जो है वो सीधे पाइपलाइन एनर्जी, अगर हम बात करें, ये देखिए, ये माफ कीजिएगा, ये मोतिहारी है और ये अमेलगंज है। कहाँ है? नेपाल में। तो मोतिहारी से अमेलगंज जो है वो पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाया गया है, जो कि साउथ एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन जो है मानी जाती है। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया, सप्लाई फास्ट हुआ, लीकेज और ब्लैक मार्केटिंग कुछ हद तक घटी और नेपाल की इंडिया लिंक डिपेंडेंसी जो है वो और ज्यादा मजबूत हुई। और यह डिपेंडेंसी केवल व्यापारिक नहीं बल्कि जियो पॉलिटिकल लिवरेज भी बनाती है, क्योंकि नेपाल की ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर मशीनरीज, टूरिज्म सेक्टर सभी फ्यूल सप्लाई पर हेवली डिपेंडेंट है। यदि भारत में सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन या डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़े तो उसका सीधा असर नेपाल की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा अगर हम चाइना फैक्टर को भी लेके अगर हम बात करें, हालांकि चाइना के साथ जिस प्रकार से नेपाल अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि अभी भी इंडिया सेंट्रिक है। कारण यह है कि अगर हम चाइना को देखें, जस्ट उत्तर की तरफ चल रहे हैं तिब्बत के क्षेत्र, तो ये पूरा का पूरा हिमालय का टेरियन है। हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा, लिमिटेड चाइनीज फ्यूल रूट्स हैं, फास्टर इंडियन लॉजिस्टिक हैं और एग्जिस्टिंग पाइपलाइन नेटवर्क जो है, इन सबके चलते भारत अभी भी जो है वो नेपाल का प्राइमरी एनर्जी लाइफलाइन बना हुआ है। और यह स्थिति साउथ एशिया की बॉर्डर जियोपॉलिटिकल रियलिटी को भी दिखाता है। ज्योग्राफी अक्सर जियोपॉलिटिक्स से ज्यादा शक्तिशाली होती है। नेपाल राजनीतिक रूप से डाइवर्सिफिकेशन की बात तो कर सकता है, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में उसकी सबसे मजबूत डिपेंडेंसी अभी भी जो है वो भारत है। साथियों, भारत और नेपाल की सीमा दुनिया की सबसे खुली सीमाओं में से एक मानी जाती है। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा आवाजाही कर सकते हैं, व्यापार और रोजगार के लिए सीमा पार कर आते जाते हैं, सांस्कृतिक रूप से मजबूत है, आर्थिक रूप से उपयोगी है, लेकिन इसी ओपन्स की वजह से फ्यूल डाइवर्जन, इनफॉर्मल ट्रेड, स्मगलिंग, टैक्स लीकेज जैसी चुनौतियां सामने आ रही हैं। यदि ये फ्यूल डाइवर्जन लगातार बढ़ता रहा तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज होंगे, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होगा, सप्लाई चेन प्रेशर बढ़ेगा और ये समस्या अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इंटरनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट दोनों के लिए एक चुनौती बन सकती है। साथियों, नेपाल के अंदर जो फ्यूल क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है, ये फ्यूल क्राइसिस और महंगे पेट्रोल डीजल को केवल टैक्सेशन या गवर्नमेंट पॉलिसी से नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उसकी ज्योग्राफिक रियलिटी को समझना। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी उसके पास अपनी कोई समुद्री बंदरगाह नहीं। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और फ्यूल इंपोर्ट्स के लिए उसे दूसरे देश पर निर्भर होना होगा और व्यवहारिक रूप से भारत ही जो है उसके लिए सबसे बढ़िया देश है। लैंडलॉक कंट्री होने के चलते समुद्र तक पहुंच नहीं होने के कारण इंपोर्टेड क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पोर्ट से इनलैंड ट्रांसपोर्ट, क्रॉस बॉर्डर हैंडलिंग, स्टोरेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन पर अतिरिक्त खर्च जो है उठाना पड़ता है, यानी फ्यूल नेपाल तक पहुंचने से पहले कई लॉजिस्टिक लेयर से गुजरता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिक हो जाता है। नेपाल तक फ्यूल पहुंचने के लिए भारतीय पोर्ट्स, रिफाइनरीज, पाइपलाइन, टैंकर्स, माउंटेन रोड सबका इस्तेमाल करना पड़ता है। हिमालय ट्रेनियन और कठिन नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन को और महंगा कर देते हैं। नेपाल के पास सिग्निफिकेंट ऑयल रिजर्व नहीं है, लार्ज स्केल रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं, अल्टरनेटिव मैरीटाइम रूट नहीं है, इसलिए लगभग पूरी पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करनी पड़ती है और जब ग्लोबल क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं तो नेपाल पर उसका सीधा असर और भी ज्यादा पड़ता है। नेपाल के अंदर भी फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन आसान नहीं है, क्योंकि नेपाल हिमालय का क्षेत्र है तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, खराब कनेक्टिविटी है, लंबी सप्लाई चेन है, कम स्टोरेज कैपेसिटी है। इन सबके कारण अंतिम कंज्यूमर तक फ्यूल पहुंचाने में काफी लागत बढ़ जाती है। साथ ही स्थिति को देखते हुए प्रशासन संदिग्ध बल्क परचेज पर निगरानी, कंटेनर में फिलिंग रेस्ट्रिक्शन, बॉर्डर सर्विलांस, सप्लाई मॉनिटरिंग जैसे कदम उठा सकता है। तेल कंपनियां भी सप्लाई चेन स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ओपन बॉर्डर और ग्रामीण कनेक्टिविटी की वजह से मॉनिटरिंग आसान नहीं। और इस संकट का असर किसानों के ऊपर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, छोटे व्यापारी, आम नागरिक के ऊपर दिखाई दे सकता है। यदि फ्यूल शॉर्टेज बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, लोकल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, लॉजिस्टिक जो है प्रभावित हो सकती है। और यह मुद्दा केवल तेल की कीमतों का जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, यह भारत नेपाल के संबंधों, बॉर्डर इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी, ओपन बॉर्डर पॉलिसी, रीजनल डिपेंडेंसी, इन्फ्लेशन प्रेशर, इनफॉर्मल ट्रेड नेटवर्क जो है उसके प्रशासनिक नियंत्रण से। अंततः मैं यही कह सकता हूं कि भारत ने अपने नागरिकों को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखा है, लेकिन यही प्राइस डिफरेंस अब भारत नेपाल की सीमा पर एक नए फ्यूल डाइवर्जन नेटवर्क को जन्म दे रहा है। एक तरफ नेपाल की फ्यूल डिपेंडेंसी है तो दूसरी तरफ भारत में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर बढ़ता जिस प्रकार से क्राइसिस है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आने वाले समय में बॉर्डर फ्यूल मॉनिटरिंग और सख्त होगी या इनफॉर्मल क्रॉस बॉर्डर फ्यूल इकोनॉमी और तेजी से बढ़ेगी? साथियों, भारत का सस्ता तेल, नेपाल से महंगा मुनाफा और बीच में फंसी बॉर्डर की आम जनता, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आपको क्या लगता है?
क्या सरकार को क्या करना चाहिए? क्या जो डिमांड है कि जो फेंसिंग कर दिया जाए, बॉर्डर लॉक कर दिया जाए, ये सही है? जैसा कि नेपाल की जनता हमारे वीडियो में रोज कमेंट करती है कि बॉर्डर को लॉक कर दी जाए, वीजा जो है वो कर दिया जाए, कनेक्टिविटी बंद कर दिया जाए, सब कुछ बंद कर दिया जाए। जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूं कि जवाब आपके पास होंगे और ये जवाब आप कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएंगे। तो ये कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।